हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें वन शॉट सीरीज में आज हम करने वाले इंटीग्रल्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछला पार्ट था जिसके अंदर हमने सारा इनडेफिनेट इंटीग्रल कवर किया था। तो होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया होगा और सारा इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से समझ लिया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स मेथड कैसे करते हैं, ये सारे मेथड आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल कवर करेंगे, साथ में उसका पार्ट होता है एरिया अंडर कर्व जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो वो हम कवर करेंगे। मार्जिनल फंक्शंस कवर करेंगे, उसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये सारे टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप जो अप्लाइड मैथ्स की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी बुक होनी चाहिए जो आपको पूरी तरह से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, गॉड क्लासेस का अपना क्वेश्चन बैंक है जो कि प्योरली अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं। सैम्पल पेपर भी हमारा है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उस सैम्पल पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको सारे दिए गए और 10 प्रैक्टिस पेपर भी हैं। और वो सारे पेपर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन ना मिले, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ना मिले, यानी प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट ही आपको मिले। तो वो परचेज करने के लिए आप अमेजोन से भी कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल में बस आपको क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक लिमिट का आपको वो और दे दिया कंसेप्ट। ठीक है, लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स बी एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। तो जब आप उसका इंटीग्रल निकालते हो तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया। ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपको अप्लाई करनी है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। पहले आपको बी अप्लाई करना है यहाँ पर, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, यहाँ पर हम सी को नहीं लिखते, जब भी इंटीग्रल हम करते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम सी भी यूज करते थे, वो यहाँ पर क्यों नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पर लिखते ही नहीं है। तो हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे आपको ये लिमिट का कंसेप्ट वहां पर यूज करना है। देखिए, जैसे एक्स की पावर 3 है, इसको आपको इंटीग्रेट किया आपने, एक्स की पावर 4/4 आ गया, लिमिट है 0 to 3। पहले आप यहाँ पर 3 अप्लाई करोगे, 3 की पावर 4/4, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब 0 अप्लाई करोगे तो 0 की पावर 4/4, 3 की पावर 4 हो गया 81/4। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये तो जीरो ही है। तो जैसे आप इंटीग्रल करते हो वैसे ही करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, उसमें आपको लिमिट लगानी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर आप सीधा सीधा इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने सीखा था कि भैया यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव में 3x² आता है, और वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और ये दूसरी बात, ये फ्रैक्शन में भी है, तो इसको आपको पुट करना है। तो पुट करेंगे आप x³ + 1 को t, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x² dx = dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt/3x²। तो यहाँ पर आ गया ये x² और ये रूट t बन गया, और dx की जगह dt/3x² आ गया। इससे कैंसिल कर देना, 3 को निकाल देना बाहर। तो ये आपका अभी क्वेश्चन बना। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लिमिट आपको कैसे लिखनी है, यहाँ पर तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रेशन करा आपने, सीधा सॉल्व हो गया, आपने लिमिट अप्लाई कर दी। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो लिमिट होती है, ये लिमिट एक्स की वैल्यूज होती है कि एक्स की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है। लेकिन हमने क्वेश्चन में तो इसको टी में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर हम एक्स की वैल्यू क्यों यूज करेंगे। तो हम एक्स की वैल्यू यूज ना करके उसको टी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, जहां पर आपने पुट किया होगा वहां से। अब लोअर लिमिट है -1, यहां पर डालोगे आप -1 का क्यूब +1। तो -1 का क्यूब करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू -1 होगी तब t की वैल्यू 0 होगी। और आप +1 यहाँ पर डालोगे, 1 का क्यूब +1, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपको लिमिट को चेंज कर लेना है जब भी आप सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिमिट 0 to 2 आ गई। t का इंटीग्रेशन करेंगे 3/2, 2/3, लिमिट 0 to 2। तो ये आप क्या 2/9, इसको तो बाहर निकाल दो, 2 को यहाँ पर पुट करो, 2 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 करोगे वो 0 ही रहना है। तो 2 की पावर
क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और 8 की पावर 1/2 का मतलब है 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4√2/9। तो ये बस कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल में, मतलब लिमिट आपको कैसे यूज करनी है, बस इतना कंसेप्ट आपको करना है लिमिट का। और लिमिट की जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था वो अब डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, प्रॉपर्टीज आपको नहीं करनी है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल फंक्शंस की। मार्जिनल फंक्शंस आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब करा था तो वहां पर भी आपने निकाले थे मार्जिनल फंक्शन, कि आपको एक फंक्शन दे दिया रेवेन्यू, उसका मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है। तो रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, वहां पर डेरिवेटिव करते थे। रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल आएगा। अब आपको उल्टा दे रखा, मार्जिनल दे रखा, आपको रेवेन्यू निकालना है, तो क्या करना है, उल्टा काम है, तो उल्टा काम कर दो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे अगर मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट निकालनी है, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको निकालनी है, सॉरी कॉस्ट निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर दो। आपको रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट कर दो। बाकी नॉर्मल ये वही फार्मूला है, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला। कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड कर दोगे, रेवेन्यू निकालने के लिए पी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और पी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो एक्स नीचे आ जाएगा RX/x। ठीक है, ये फार्मूले तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी करे हैं। तो यहाँ पर देखो कहता था वीकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स पेयर ऑफ टेनिस शूज इज गिवन बाय दिस। वो मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है, वेयर CX इज द कॉस्ट इन रुपीज। तो पहले आप CX निकाल लो। CX निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है, 17 प्लस में 200/में x+1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो 17 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 17x, इसका आ जाएगा 200 इंटू में log ऑफ x+1, और प्लस में c। ये इंडेफिनेट है अभी, ठीक है, तो यहाँ पर c हम लगाएंगे। अब ये कह रहे हैं आगे कि इफ द फिक्स कॉस्ट आर ₹2000 पर डे। जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी 2000 पर डे है, तो हमें कॉस्ट फंक्शन बताना है। कॉस्ट फंक्शन बताने के लिए आपको इस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट दे रखी है और कोई दूसरी कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है कि अभी काम स्टार्ट हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट दे रखी है ₹2000, तो वो आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ये आपको दे रखी है 2000, विच इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, एक्स आपको 0 दे रखा है। अगर कुछ काम हो रखा होता तो फिर आपको ये कॉस्ट देता है यहाँ पर कि भैया अगर एक्स की वैल्यू इतनी है तो इसकी जो कॉस्ट है हमें इतनी पड़ रही है। तो जब आपको इसने खाली फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल है, तो वहां पर हम प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना खर्चा तो हो ही रहा है। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है इसको कॉस्ट की जगह पुट कर देना है, 2000 इक्वल्स टू एक्स की जगह पुट कर देना है 0, 200 log 1 प्लस में c। तो ये भी 0 हो गया, और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो सारा 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें मिल गई 2000। तो जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा ये आ गया 17x प्लस 200 log ऑफ x+1 प्लस 2000, ये हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आपको चेक करना है तो डेरिवेटिव कर लो, 17x का डेरिवेटिव 17 आ जाएगा, 200 log का डेरिवेटिव 1/x+1 वो भी आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट, यहाँ पर देखो आपको ये दिया हुआ है कि 3 यूनिट का प्रोडक्शन है तो कॉस्ट इतनी है। तो पहले तो आप निकालो कॉस्ट फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर दो x इंटू में √x+1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा डायरेक्टली होगा नहीं, तो आप इसमें पुट करो x+1 को t, तो यहाँ आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। x को चेंज कर दो t में, t-1 इंटू में √t, और ये हो जाएगा dt, t की पावर 3/2 माइनस √t। अब इसको करना है इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 5/2, यहाँ 2/5, t की पावर 3/2, 2/3 प्लस
सी। अब यहाँ सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले टी को वापस एक्स में लाओ, 2/5 एक्स प्लस 1 की पावर 5/2, 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। अब कहता है कि अगर x3 होगा तो कॉस्ट होगी 7800। तो कॉस्ट की जगह 7800 रख दो। यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट करो, 3 + 1 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। सेवन एट जीरो जीरो 2/5। यहाँ पर देखो 4 का पहले स्क्वायर रूट कर लो, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 5 होएगा 32 माइनस 2/3। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट करोगे, 2 आ गया, 2 की पावर 3 करेंगे आ जाएगा 8 प्लस में सी। यह आ जाएगा 64/5, यह जाएगा 16/3 प्लस सी। इन सबको इधर ले आओ तो सी की वैल्यू आ जाएगी 7800 माइनस 64/5 प्लस 16/3। एलसीएम लोगे इसका 15, एलसीएम आ जाएगा 0 0 15 8 120 बचे 12, 15 7 105, 105 और 12 117, 3 चौक 12, 3 छीक 18 1 19, 16 पंजे 80। जो प्लस वाली टर्म है इनको प्लस कर लेते हैं, 117080 माइनस 192। 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचेंगे 17 में से 9 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 6 1। ना तो ये 3 से कट रहा है ना ये 5 से कट रहा है, 24 और 6 30 और 2 32 नहीं कटेगा, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया 2/5 एक्स प्लस 1 की पावर 5/2, 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 116,888/50। ये हमारा इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए फॉर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय दिस। वो मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है where x is the level of output and the total revenue is 120 at 3 यूनिट of output। अगर 3 यूनिट का आउटपुट होता है तो रेवेन्यू हमारा 120 है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो सेम काम करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन अगर निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। कितना है 40 माइनस 10x²। 40 का इंटीग्रेट कर दो, 40x, यह आ जाएगा 10x³ प्लस सी। अब कहता है कि अगर x3 है तो रेवेन्यू 120 है। तो रेवेन्यू की जगह 120, 40 इंटू 3 माइनस 10, 3 का क्यूब करेंगे 27/3। तो ये 120, ये 120 बनेगा, इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 90 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी 90। अब सी की वैल्यू अगर 90 है तो इसको पुट कर दो आप यहाँ पर, तो रेवेन्यू बन गया 40x माइनस 10 x³ प्लस 90। नेक्स्ट में मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ये दे रखा है, शो दैट द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस। इसमें आपको आंसर ही दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। इंटीग्रेट करना है हमें वो 5x² प्लस 30x प्लस 51/x+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये भी x² में आएगा। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो इसको खोल लेते हैं एक बार, 5x² 30x प्लस 51 डिवाइडेड बाय x² 6x प्लस में 9। ठीक है,
पहले हम इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं, डिवाइड करके ये क्या बन रहा है। एक काम और हम कर सकते हैं, डिवाइड करने का तो ऑप्शन है ही है। साथ में यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ इन दोनों में से, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और ये जो 51 है, बैलेंसिंग वाले तरीके से अगर हम करें, इस 51 को इस 51 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 45 प्लस में 6। उससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल दूंगा, इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। ये जो 6 है ये अलग से बचेगा, तो 5 को मैं यहाँ ना लिखने की बजाय 5 को यहाँ लिखते हैं, और ये 6 हमारा अलग से बचेगा। जो डिनोमिनेटर है इसके साथ अलग कर देंगे, इसके साथ अलग कर देंगे। इससे आपको छोटा पड़ेगा बजाय डिवीजन के। ठीक है, डिवीजन में करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे ये कैंसिल। आपके पास ये तो बच गया 5, ये आ गया 6 अपॉन में, इसको वापस x प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो 5 का इंटीग्रेशन तो 5x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो जैसे आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करते हो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा -6 अपॉन में x प्लस 3, क्योंकि ये 6 यहाँ पर है, इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, प्लस में c। अब कहता है आगे कि भाई यहाँ पर इसको देखो, आपने सी की वैल्यू निकालने के लिए इसने कुछ नहीं दे रखा कि रेवेन्यू इतना है तो मेरी जो एक्स है वो इतना होगा। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, निठल्ले बैठे हो। तो निठल्ले बैठे हो तो इसका मतलब है कि आपको रेवेन्यू भी कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू आपको 0 लेनी है, तो जो रेवेन्यू आएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू की जगह 0 पुट करो, ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, -6 अपॉन में 0 प्लस 3 है तो 3 आ जाएगा। इससे कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सी की वैल्यू आप 2 यहाँ पर डालो तो रेवेन्यू आपका बन गया 5x -6 अपॉन में x प्लस 3 प्लस में 2। अब जो आंसर है वो आंसर लाने के लिए आपको देखो 5x को तो आपको कुछ नहीं करना, तो 5x तो एज इट इज है। आपको सिर्फ इसको लाना है और इसको सॉल्व करके लाना है। तो इन दोनों को सॉल्व करो आप, एलसीएम लो, x प्लस 3, ये -6 ऐसे ही रहेगा, जैसे 2x प्लस में 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल, तो बन गया 5x प्लस में 2x अपॉन में x प्लस 3। ये आपका आंसर यहाँ से सेम आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि कंज्यूमर जिस कॉस्ट पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको वो आइटम मिले, वो उससे कम में मिल जाता है। जैसे मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 1000 में मिल रहा है, तो वो मुझे 900 में मिल गया, तो 100 रुपीज़ मेरा सरप्लस हो गया। ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या है कि जो आइटम वो सोच रहा है कि भाई 1000 में बिक जाए, वो 1100 में बिक गया, तो 100 रुपये उसका सरप्लस हो गया। तो इसका जो फार्मूला है, बाकी डिटेल में ये समझना है तो जो इसकी डिटेल वीडियो है उसको देख लेना। और कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है 0 to x0 dx, मतलब डिमांड फंक्शन, -x0 p0। प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूले में x0 p0 पहले आ जाएगा, -0 to x0 ये लिमिट होगी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सप्लाई फंक्शन। इक्विलिब्रियम अगर आपको दे रखा है तो इक्विलिब्रियम पे डिमांड और सप्लाई दोनों हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो इस भैया 3 फार्मूले इसके अंदर हैं। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द डिमांड फंक्शन इज दिस व्हेन पी नोट इक्वल्स टू 19। जब पी नोट 19 है, पी नोट का मतलब प्राइस, जब प्राइस 19 है तो उस समय एक्स कितना होगा ये पहले हम निकाल लेते हैं। तो इस पी की जगह 19 पुट करते हैं, 25 -x -x स्क्वायर, इन सबको इसी साइड इकट्ठा कर लो, 15 में से 9 गए 6, -6। अब इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तो आ जाएगा x-3 और x+3 और x-2। तो x की वैल्यू -3 आएगी और x की वैल्यू +2 आएगी। तो -3 को तो आप कैंसिल कर देना, क्योंकि जो कॉमोडिटी है यानी जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव तो आप कर नहीं सकते, तो x की वैल्यू आपको लेनी है 2। तो x आ गया 2 और p आ गया 19। अब आपको निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए पहले 0 to x0 डिमांड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, -x0 इंटू पी नॉट। x की वैल्यू 12 है और सॉरी 2 है, और फंक्शन आपके पास डिमांड फंक्शन है 25 -x -x स्क्वायर, x की वैल्यू 2, p की वैल्यू 19। इसको इंटीग्रेट कर दो, 25x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 2 माइनस 38। तो लिमिट यहाँ पर पुट करोगे 25 टू जा 50, 2 का स्क्वायर करोगे 4/2 यानी 2 रह गया, इधर 8/3। जीरो यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो पुट करने की आवश्यकता है नहीं, माइनस 38। ये -2 और माइनस 38 हो गया, -40, 50 में से 40 माइनस करोगे बचेगा 10, तो 10 माइनस 8/3, 3 10 जा 30 माइनस 8 22/3, ये बन गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट में कहता है डिमांड फंक्शन, ये दे रखा है कंज्यूमर सरप्लस निकालना है व्हेन प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस इज ₹5। यहाँ भी आपको पी दे रखा है, पी या एक्स दोनों में से कोई एक चीज आपको मिल जाएगी, 10/x+1, तो 5 2 जा 10, इसको इधर लेके जाओगे, x+1 इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 1। ठीक है, फिर कंज्यूमर सरप्लस 0 to 1, 10/x+1 माइनस 1 इंटू पी कितना था 5, ये हो जाएगा आपके पास 10 ऑफ log x+1 लिमिट 0 to 1 माइनस 5। यहाँ पुट करोगे पहले log 1+1 log 2 माइनस log 1, log 2 यहाँ पर बचेगा क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया आपके पास 10 log 2 माइनस 5। log 2 की वैल्यू वगैरह पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कॉमोडिटी इज दिस वेयर एक्स डिनोट द सप्लाई, फाइंड द, यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, प्राइस आपको 10 दिया हुआ है, तो वही पी की जगह आप 10 पुट करो, 10 को इधर ले आओ, -5 हो जाएगा इधर आगे, फैक्टर बना दो x+5 और एक x-1, x की वैल्यू -5 निकलेगी, कैंसिल कर देना, x की वैल्यू आएगी +1। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फार्मूला है उसके अंदर पहले आपको x0 p0 लिखना होता है, फिर 0 to x0, यहाँ पर आता है सप्लाई फंक्शन, तो x की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, 0 to 1 सप्लाई फंक्शन है, x² 4x प्लस में 5, तो ये हो गया 10 माइनस x³ प्लस 4x² 2 प्लस 5x लिमिट 0 to 1, 1 पुट करोगे यहाँ 1/3, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 2 7, 7 21 और 1 22, 30, 30 में से 22 माइनस करोगे 8, 8/3। Suppose the demand function given by the equation this, where x is the quantity demanded and p is the price of the good. Supply described by the equation is this. What is the equilibrium price and quantity? तो यहाँ पर आपसे इक्विलिब्रियम इसने बोला, इक्विलिब्रियम पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एट इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, तो डिमांड कितना है 500 माइनस 50p, ये सप्लाई है, इसको उधर ले जाओ, इसको यहाँ लाओगे, ये बनेगी 450 और ये हो जाएगी 75, तो P की वैल्यू आ जाएगी 450/75, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, 5 6 30, तो P तो हो गया 6। तो इसने पूछा था यहाँ से व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो 6 आ गया, क्वांटिटी निकालने के लिए 6 को आप यहाँ पुट कर दो या फिर वहाँ पुट कर दो, कहीं भी कर दो, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 50 + 25 इंटू में 6, 25 इंटू में 6 हो गए 150 + 50 यानी आ गया ये 200। तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, इसमें आगे एक्सटेंड ये कर सकता है कि आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस आपसे पूछ ले, तो हमारे पास x भी आ गया, p भी आ गया, दोनों में फंक्शन दे रखे हैं, कंज्यूमर सरप्लस देगा तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है,
प्रोड्यूसर सरप्लस पूछेगा तो फिर ये वाला फंक्शन हमें यूज करना। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में आपको ये कुछ इक्वेशंस हैं, इन सभी को आप याद कर लोगे, बेनिफिशियल रहेगा। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि पैराबोला के और लाइन के ही आए, लेकिन फिर भी इनको भी आप याद कर लें, अगर इनके भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कम से कम उनको अटेम्प्ट कर सको। लाइन की जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये वाली इक्वेशन हो सकती है, या वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर एक्स इक्वल्स टू ए बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन इस तरह से पास करेगी, वर्टिकल लाइन। ए का मतलब जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वहीं से लाइन हमारी पास करेगी। या फिर आपको दे देगा वाई इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब है इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपको इन चार तरीकों से मिल सकती है। पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होगी या एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होगी। अगर ये वाली इक्वेशन होगी तो आपको पैराबोला ये वाला बनाना है, अगर ये वाली इक्वेशन होगी तो आपको पैराबोला ये वाला बनाना है। ये है सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अगर एच और के आपको कुछ ना कुछ दे रखी होगी वैल्यू तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और एच और के अगर जीरो होंगे तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगी, मतलब सेंटर पे होंगे। सेंटर मतलब ओरिजिन पर होगा। ये इलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, या फिर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अगर ये वाला इलिप्स होगा तो आपको मेजर एक्सिस इसका यहाँ रखना है, अगर ये वाला एलिप्स होगा तो इसका मेजर एक्सिस आपको वाई पे रखना है। वैसे इनके चांसेस फिर भी कम है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ कर्व वगैरह ऐसे नहीं है, सिंपल कर्व है। हाइपरबोला में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। हाइपरबोला में इक्वेशन आपकी जो कर्व है वो ऐसे बनता है, ये वाला, दूसरे वाला कर्व हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, इसका पैराबोला बनाओ। दूसरा क्या है, x इक्वल्स टू 2। तो ये y स्क्वायर दे रखा है आपको, मतलब ये वाला पैराबोला की शेप ये कुछ ऐसे आएगी। x इक्वल्स टू 2 का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर मान लो 2 है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो अभी कह रहा है कि इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको फाइंड करना है। तो इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं ऐसे ओ ए बी सी, तो हमें ये एरिया फाइंड करना। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ये ऊपर वाला एरिया निकालते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया हम कैसे निकालते हैं, हम ये देखेंगे कि जो एरिया जो ये बाउंड हुआ है ये किसका एरिया बाउंड हुआ है। तो हमने देखा कि ये कर्व है ना, इसका एरिया बाउंड हुआ है, और जो लिमिट है हमारी वो बन जाएगी 0 से 2। तो ये जो लाइन है ये काम कर रही है हमारे लिए लिमिट का, तो लिमिट आ गई 0 से 2। एरिया बाउंड किसका हुआ, पैराबोला का हुआ। तो पैराबोला से आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ताकि वो इन टर्म ऑफ x आ जाए। जब भी आप लिमिट ये लोगे, लिमिट आप ये लोगे तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है और उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकलेगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8x। अब 8 का स्क्वायर रूट करोगे वो तो 2√2 होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल दो। अंदर आपके पास रह गया ये √x, इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, लिमिट आएगी 0 to 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/3 और 2 की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व किया हमने, जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, 4 × 2 = 8√2 अपॉन में 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 होगा 8, 8 का करोगे स्क्वायर रूट तो आएगा 2√2। तो ये वाला √2 ये वाला √2 मिलके 2 बन गया, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 32,
32/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y -1 इक्वल्स टू x, ये लाइन है, और x एक्सिस x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3। तो इसमें से ये जो काम करेंगे तो लिमिट का ही काम करेंगे। यहाँ से अब लाइन देखो कौन सी लाइन आपकी बनेगी। उसके लिए जैसे आप ग्राफ बनाते हो वैसे ही x की वैल्यू अगर आप रखते हो 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू अगर रखते हो आप 0 तो x की आ जाएगी -1। तो लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी। अब इसको बाउंड हम करेंगे किससे, x इक्वल्स टू -2 से। तो x इक्वल्स टू -2, यहाँ पर मान लो -2 आ रहा है, यहाँ से लाइन आएगी। x इक्वल्स टू 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ से लाइन आएगी। ठीक है, और x एक्सिस हो गया, मतलब हमें ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया हमें निकालना। ठीक है, अब ये वाला एरिया आप अलग निकालना, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ये एरिया हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव हम कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या बन गया, एरिया ऑफ ए बी सी और सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई, इन दोनों का एरिया हम निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। इसमें यहाँ पर जो ये पॉइंट है आपके पास, ये है -2, ठीक है, और यहाँ पर है -1, तो इसकी जो लिमिट है वो बनेगी -2 से -1। वैल्यू किसकी रखनी है, y की, क्योंकि लिमिट आप x की ले रहे हो। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो बनेगी x+1। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x+1, इसको इंटीग्रेट करो, x²/2, 1 का हो गया x, लिमिट -1 से -2, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ -1, फिर माइनस का साइन, -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 आएगा, लेकिन एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, इसलिए हमने इसको अलग निकाला। ठीक है, अब एरिया ऑफ सी डी निकालो आप। उसमें लिमिट आएगी -1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये वाला पॉइंट -1 है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट 3 है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन वही रहेगी x+1। थ्री पुट करोगे तो 9/2 प्लस 3, माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा 1/2 -1, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2 प्लस 3 -1/2 +1। 9/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, यानी आ जाएगा 8। तो जो टोटल एरिया आपका बना, ये आ जाएगा 1/2 प्लस में 8 यानी 17/2 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद अब ये कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच टू इंडिकेट द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड द लाइन दिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इसका ये उसी तरह से है, ये कर्व आपके पास आ गया, इसकी फिगर ये आ गई, x=3, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एरिया आपको बताना है, तो वही ये वाला एरिया निकाल के इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ। अब इसका एरिया निकालेंगे तो इस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और √x का √x। ये जो लाइन होगी लिमिट का काम करेगी 0 से 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, तो ये बन गया 4, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 8/3, 3 की पावर 3/2,
3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3√3 आ जाएगा, इससे कैंसिल, 8/√3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर बोल दिया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बस वही निकालना है, बाउंडेड बाय द पैराबोला y = 4x²। अब पैराबोला उल्टा कर दिया, स्क्वायर जो है x पर चला गया, तो इसका पैराबोला आपका बनेगा इस डायरेक्शन, एंड द लाइन x = 0, x = 0 की लाइन ये होती है, y = 1, y = 1 एंड y = 4। तो जब इसने ये वाली लाइन भी हमें बोल दिया तो इसका मतलब है कि दोनों साइड का एरिया नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है तो इधर तो हमें वैसे भी नहीं जाना, तो इन चारों से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। अब इसमें जब आप करेंगे तो लिमिट आपकी देखो, यहाँ से 1 से 4 लिमिट हो जाएगी, जो वैल्यू है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालोगे ताकि आपका जो फंक्शन है वो y में आ जाए, क्योंकि लिमिट हमने y के लिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा x² आएगा आपके पास y/4। x की वैल्यू क्या बनेगी, √y/2, यहाँ पर आएगा dy। जब आप लिमिट y की लोगे तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जब x की लिमिट लोगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। x में लोगे तो फंक्शन आपका x में ही आना चाहिए, जो y में लिया तो फंक्शन आपका y में आना चाहिए। तो यहाँ से जो 2 है इसको तो बाहर निकाल देंगे, आ जाएगा y⁴, इधर आ जाएगा 2/3, लिमिट आएगी 1 to 4, इससे ये कैंसिल, 1/3, 4⁴ माइनस 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहना, तो 4⁴ 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे 8 हो गया, हो जाएगा 7/3 स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो क्लास है उसको यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होपफुली आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।